Hi and hello everyone. Welcome to Sprint 2PSC. So from this session onwards, we are going to start off a new book that is the History of Tamil Nadu Board Class 12th. So हम ये 12th का तमिलनाडु बोर्ड का हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं. दिस इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से, विच इज़ इंडिया अंडर द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. तो बेसिकली ये इनिशियल कुछ चैप्टर्स हैं, तो हम उनमें यही पढ़ेंगे कि हमारा भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में किस तरह से था. अब उनके अंदर आते थे बहुत सारे लोग जो कि भारत में गवर्न करने आते थे. उन्हीं के अंदर हम पढ़ेंगे बेसिकली आपके इनिशियल चैप्टर्स यही इन्हीं के बारे में होने वाले हैं. जैसे कि पहले हम पढ़ेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर. और पहले आप ये देख लीजिए कि आपके फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या कॉन्टेंट्स हैं. सो पहले हम देखेंगे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई. रिफॉर्म्स अगर हम बात करें वॉरेन हेस्टिंग्स के अंदर तो वो क्या क्या थे. डुअल सिस्टम एबोलिशन हुआ, लैंड रिफॉर्म्स हुए, जुडिशियल रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, ट्रेड रेगुलेशंस और दूसरे रिफॉर्म्स भी आए. फिर उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 का. उसके प्रोविजंस क्या क्या मेरिट्स डीमेरिट्स थे उस एक्ट के. एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी कैसी थी वॉरेन हेस्टिंग्स की, जैसे कि रोहिला वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, ये सारी चीज़ें. फिर पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में, उसके क्या मेन प्रोविजन थे. इम्पीचमेंट कैसे हुआ वॉरेन हेस्टिंग्स का, और एस्टिमेट्स क्या क्या थे हेस्टिंग्स साहब के. तो ये सारी चीज़ें हैं कॉन्टेंट्स इस चैप्टर की. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि हम इस पर्टिकुलर पार्ट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं. तो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी एंड रिफॉर्म्स क्या क्या हुए वॉरेन हेस्टिंग्स के अंदर. सो देखिए, सबसे पहले ये आए कैसे, ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत देश में कैसे इस्टेब्लिश हुई. तो 1600 ये ईयर आपको याद रखना है ना. डेट याद रखना चाहें तो रख सकते हैं 31 दिसंबर. तो यहाँ पर हमारी जो क्वीन थी, हमारी क्वीन नहीं, क्वीन ऑफ इंग्लैंड, उस वक्त की एलिजाबेथ वन की बात हो रही है. तो जब एलिजाबेथ वन थी उन्होंने एक रॉयल चार्टर इशू किया जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला कि जाओ आप यहाँ पे ट्रेड करो. ठीक है. फिर कंपनी के जो कैप्टन थे वो थे कैप्टन हॉकिंस. वो आए जहांगीर के कोर्ट में 1608 में. उन्होंने कहा कि हमें परमिशन चाहिए फैक्ट्री एस्टैब्लिश करने के लिए, है ना. वो चाहते थे कि सूरत में, जो कि बहुत ही अच्छा ट्रेड सेंटर था उस वक्त पे, विच वॉज द स्टोर हाउस ऑफ द गुड बेसिकली, वहाँ पे फैक्ट्री एस्टैब्लिश करना चाहते थे. जहांगीर ने पहले मना कर दिया, बट फिर उसके बाद 1613 में फिर से यहाँ पे इन्होंने रॉयल फरमान इशू कर दिया जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दे दी कि आप सूरत में अपना ट्रेडिंग पोस्ट खोल सकते हो. फिर उसके बाद सर थॉमस रॉय आए. उन्होंने ट्रेडिंग राइट्स ले ली ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए. फिर इस ट्रेडिंग राइट्स के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी अपने बिजनेस सेंटर्स आगरा, अहमदाबाद एंड बरोच में खोल सकती थी. धीरे धीरे इन्होंने अपने ट्रेड सेंटर एक्सपैंड करने लगे. 1639 में फ्रांसिस डे ने मद्रास सिटी में फोर्ट सेंट जॉर्ज का स्थापना कर दी, वो इस्टेब्लिश कर दिया. फिर ये वेस्ट कोस्ट में कंपनी ने क्या किया, बॉम्बे लीज पे ले लिया चार्ल्स टू से. ठीक है. एंड दैट टू फॉर द रेंट ऑफ 10 पाउंड्स पर एनम इन 1668. तो धीरे धीरे आप देख रहे हो किस तरह से इन्होंने धीरे 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 करके चीज़ें अक्वायर करना शुरू कर दी. फिर 1619 तक जॉब चार्नोक जो थे, हु वॉज द एजेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने 3 विलेजेस खरीद लिए, सत्तनौती, गोविंदपुर एंड कलिकत्ता, जो अभी इन द कोर्स ऑफ टाइम कोलकाता बन गया. फिर इट वॉज फोर्टिफाइड बाय जॉब कार्नोक. उन्होंने उसका नाम रख दिया फोर्ट विलियम, जो कि भी बड़ा फेमस है, जो कि इंग्लिश किंग विलियम 3 के नाम पे रखा. फैक्ट्रीज, ट्रेडिंग सेंटर्स जो इंग्लिश ने एस्टैब्लिश किए थे सी कोस्ट के आसपास, वो बेसिकली 3 प्रेसिडेंसीज में बदल गए, मेन 3 ट्रेडिंग सेंटर्स में बदल गए. पहला बॉम्बे, दूसरा मद्रास एंड तीसरा कलकत्ता. ठीक है. तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने आपका जो ईस्टर्न कोस्ट है, साउदर्न कोस्ट है और वेस्टर्न कोस्ट है भारत का, तीनों तरह से कवर कर लिया. फिर उसके बाद हो गई थी बैटल ऑफ प्लासी 1757 में. फिर बक्सर 1764 में, जिसकी वजह से कंपनी, अभी तक क्या कंपनी ट्रेडिंग सेंटर्स खोल रही थी, बट ये 2 डेसिसिव बैटल थे जिनकी वजह से इनको मिल गए पॉलिटिकल पावर.
फिर 1858 में व्हेन इट बिकेम अंडर द डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रूल अंडर द क्राउन, रॉबर्ट क्लाइव जो थे पहले गवर्नर बन गए, लाइक द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द फोर्ट विलियम, एंड उनके बाद आए वेरलेस्ट कार्टियर। फिर 1772 में कंपनी ने एक्चुअली अपॉइंट किया था वॉरेन हेस्टिंग को एज अ गवर्नर ऑफ द फोर्ट विलियम। बात करते हैं वॉरेन हेस्टिंग की। उनके अंदर क्या क्या रिफॉर्म्स लेकर आए गए। 1772 में इन्होंने बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन लिया, और उस टाइम पे ये देख रहे थे कि वहाँ पे बंगाल में बहुत ही ज़्यादा अफरा तफरी थी। फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की वर्स होती जा रही थी, और जो फेमाइन वगैरह आ रहे थे उसकी वजह से और वर्स होती जा रही थी। उसी वजह से वॉरेन हेस्टिंग जी को लगा कि अब इन्हें रिफॉर्म्स लेकर आने चाहिए। तो पहले तो डुअल सिस्टम का एबोलिश किया। अब डुअल सिस्टम का एबोलिशन कैसे? कंपनी ने सोचा एंड देव डिसाइडेड टू एक्ट एज अ दीवान and to undertake the collection of revenue by its own agents। इसका मतलब डुअल सिस्टम जो आपका रॉबर्ट क्लाइव ने इशू किया था, याद रखिए रॉबर्ट क्लाइव वाज द वन जिन्होंने डुअल सिस्टम स्टार्ट किया था। अब वो बंद हो गया। अब फाइनेंसेस को और इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने क्या किया, जो नवाब का अलाउंसेस था वो भी कम कर दिया, यानी कि 32 लाख रुपीस से हाफ कर दिया इसका अमाउंट भी। एंड ऑल्सो इन्होंने जो एनुअल पेमेंट होता था 26 लाख का मुगल एम्परर का, वो भी बंद करवा दिया। फिर उन्होंने किए कुछ रेवेन्यू रिफॉर्म्स। रेवेन्यू रिफॉर्म्स कैसे? तो पहले तो डुअल सिस्टम बंद किया। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू फेल ऑन द शोल्डर्स ऑफ द कंपनी नाउ। अब आपके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अब जो मनी जो है वो कौन कलेक्ट कर रहा है कंपनी। इस पर्पस के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एस्टैब्लिश किया। एक बॉडी तो बनानी पड़ेगी, ठीक है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एस्टैब्लिश किया कलकत्ता में, जिसकी वजह से जो भी कलेक्शन हो रहा है रेवेन्यू का वो सुपरवाइज कर पाए। इंग्लिश कलेक्टर्स अपॉइंट किए गए हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में। ट्रेजरी वॉज रिमूव फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू कलकत्ता एंड द अकाउंटेंट जनरल वॉज देन अपॉइंटेड कलकत्ता। फिर उसके बाद क्या बन गया, कैपिटल बन गया बंगाल का 1772 में, ठीक है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि कलकत्ता का डेवलपमेंट और आपके ब्रिटिशर्स का डेवलपमेंट एक साथ हो रहा था। फिर उसके बाद देखिए द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाई गई, है ना, and that framed out the lands by auction for a period of 5 years instead of 1 year in order to find the real value of that particular land। फिर जो ज़मींदार थे उनको प्रायोरिटी दी गई ऑक्शंस के लिए। हाउएवर सर्टेन गुड्स मेजर्स वर टेकन टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द पीजेंट ऑल। तो ये भी आप देख लीजिए, कुछ एक्सेप्शनल केस थे, बट कुछ आर्बिट्री सेजेस, अनरीजनेबल फाइन्स जो थे वो भी एबलिश किए गए थे। इसके अलावा रेस्ट्रिक्शंस वर इम्पोज्ड ऑन द एनहांसमेंट ऑफ द रेंट्स एज वेल, बट ये सिस्टम फेलियर था। बहुत से ज़मींदार डिफ़ॉल्ट कर गए एंड अरियर्स ऑफ द रेवेन्यू वॉज अक्यूमुलेटेड देन। फिर उसके बाद दूसरा और एक और क्या रिफॉर्म है, दैट इज़ द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जुडिशियल सिस्टम। सो जुडिशियल सिस्टम वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पर बहुत ही लाइक इट वाज अ स्टोर हाउसेज ऑफ अब्यूजेस। नवाब जो कि चीफ एडमिनिस्ट्रेटर था जस्टिस का, उसने अपनी पावर ऑफ कोर्स मिसयूज़ किया करता था एंड बहुत ही केयरलेस जजमेंट दिया करते थे। ज़मींदार जो कि जजेस लोअर लेवल पे होते थे वो करप्टेड थे, प्रीजुडिसेस थे उनके पास। तो पूरा जो जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस था वो बहुत ज़्यादा करप्टेड था। तो इसकी वजह से इन्होंने कहा कि अब इसको रीऑर्गेनाइज करते हैं। फिर उन्होंने कहा क्या, हर एक डिस्ट्रिक्ट पे सिविल कोर्ट बनाया अंडर द कलेक्टर एंड क्रिमिनल कोर्ट बनाया अंडर इंडियन जज। तो इन अपील्स को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में 2 अपीलेट कोर्ट सुना करते थे, वन फॉर द सिविल केसेस, दूसरा फॉर द अदर केसेस, ठीक है। एंड दैट वाज एस्टैब्लिश एट कलकत्ता। हाईएस्ट सिविल कोर्ट ऑफ अपील वाज सदर दीवानी अदालत। ये क्या है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, ठीक है। इसको प्रिसाइड कौन करेगा, गवर्नर खुद, और उसके साथ 2 जजेस जो कि आपके मेंबर काउंसिल से लिए जाएंगे। सिमिलर पोजीशंस हाईएस्ट अपीलेट क्रिमिनल कोर्ट वाज सदर निमत अदालत, जो कि इंडियन जजेस जिसमें अपॉइंट किए जाएंगे, गवर्नर एंड काउंसिल उन जजेस को अपॉइंट करेगा। Expert in Hindu and Muslim laws were provided to assist these judges, and a digest of Hindu law was prepared in Sanskrit by the learned pandits and translated into Persian then। English translations जो होता था the Code of Hindu laws वो प्रिपेयर किया गया था हल हिद के द्वारा। अब देखते हैं इनके ट्रेड एंड रेगुलेशंस और दूसरे रिफॉर्म्स कैसे थे। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो आपका दस्तक का सिस्टम है, फ्री पासेस का सिस्टम है, इंटरनल ट्रेड वगैरह का सिस्टम है, वो एवोलिश कर दिया। एंड ही
रेगुलेटेड द इंटरनल ट्रेड टोटली। फिर उसके बाद इन्होंने जो कस्टम हाउसेस हैं और यूनिफॉर्म टैरिफ्स 2.5% ऑफ द इंडियन एंड नॉन इंडियन गुड्स, इन सारी चीज़ों को भी रिड्यूस किया। प्राइवेट ट्रेड जो कंपनी के सर्वेंट्स थे वो कंटिन्यू कर पा रहे थे बट विद इन एनफोर्सेबल लिमिट, क्योंकि देखो अब तक इन्होंने जान लिया था कि जो कंपनी थी, देखो कंपनी पहले किस लिए आई थी आपको ये जानना है, कंपनी आई थी ट्रेड के लिए, ठीक है। ट्रेड करते करते इन्होंने पॉलिटिकल टेरिटरी एक्वायर कर ली। अब बिजनेसमैन से पॉलिटिक्स करवाओगे तो क्या करेगा, करप्शन करेगा। तो यहाँ पर भी वही चीज़ शुरू हो गई थी। जो कंपनी के जो ट्रेडर्स थे वो उन्होंने बहुत सारे लाविश चीज़ें एक्सेप्ट करते थे यहाँ के राजाओं से, बहुत ही लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, अपने ही मन की चीज़ें चला रहे हैं। तो उसकी वजह से अब क्या है, अब थ्रेट किस पे आ गया, थ्रेट आ जाएगा किस पे, जो वहाँ से रूल कर रहे हैं, क्वीन जो रूल कर रही हैं, जो भी किंग रूल कर रहे हैं आपके इंग्लैंड में बैठ के, तो वो चाहेंगे कि ये लोग कंट्रोल हो जाएं, वो चाहेंगे कि ये लोग लिमिट्स में रहें। इसी वजह से ये सारे रेगुलेशंस लेकर आए। तो ये प्राइवेट ट्रेड वगैरह ये कंपनी के सर्वेंट्स चला रहे थे, तो वो भी अब एनफोर्सेबल लिमिट में इन्होंने कर दिया। अब बात करते हैं वेवर्स की। सो वेवर्स व बेटर ट्रीटमेंट एंड इम्प्रूव्ड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही थी। उन्होंने एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ प्रीपेड पोस्टेज सिस्टम भी स्टार्ट किया एंड बैंक वॉज स्टार्टेड इन कैलकटा। ये अच्छी चीज़ है। पुलिस वगैरह भी इन्होंने काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव की, सो दैट जो डकैत वगैरह होते हैं उनसे वो अच्छे से खेल पाएँ। सो ये हो गई आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शंस और वॉरेन हेस्टिंग्स के अंदर रिफॉर्म्स। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। This is it about this video. I hope you understood all of these points, and if you did, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट यूपीएससी ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी वेरी मच।